क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर है 3.21 है, पेज नंबर 3.21 चेक करना, यही है ना क्वेश्चन नंबर 11? ओके. When the potential difference of 1.5 volt, question number 11, when the potential difference of 1.5 volt is applied across a wire, एक वायर है, across a wire of length 0.2 meter, 0.2 meter, area of cross section is 0.3 millimeter square, उसको आप मीटर स्क्वायर बना लो. मिलीमीटर में 10⁻³ होता है, उसका स्क्वायर कर लो. इसमें से जो करंट जा रहा है वो भी हमें दे दिया 2.4 एम्पियर flows through the wire. If the number density n, number density of free electron in the wire is 8.4 into 10 raised to power 28 per meter cube, per meter cube, calculate average relaxation time. ताऊ निकालना है. given the mass of electron पता है और charge on electron, ताऊ निकालना है आप. तो बेटा टाउ निकालने के लिए तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टाउ कैसे निकलता है, E/m इंटू टाउ. इसको निकालने के लिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, NEA VD इक्वल टू I, इक्वल टू I. यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को यूज कर देता हूँ. ये बन जाएगा NEA E/m टाउ इक्वल टू I. अब सब कुछ तो गिवन है. देखो, करंट भी पता है, मास भी पता है, नंबर डेंसिटी भी मालूम है, ए भी मालूम है, ई स्क्वायर भी मालूम है. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, वो होता है V/L. वो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ लिया था. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन लेंथ. तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा. वैल्यूज खुद पुट कर लोगे क्या, या पूरा सॉल्व करके दूं? अगर इसमें भी आंसर नहीं मैच करता तो आंसर गलत होगा, क्योंकि आपके पास आई भी है, मास भी है, एन भी है, AEVL, यू हैव एवरीथिंग. बस ये रिलेशन ध्यान रखो, ये वाले रिलेशन ध्यान रखो. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. इसका डाउट था ये? सर नवदीप. नवदीप समझ में आ गया या पूरा सॉल्व करूं बेटा? सर आ गया. ओके. और कोई डाउट किसी का? सर यस. सर आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है? आरएमएस वेलोसिटी किसकी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, इफेक्टिव वैल्यू. कहाँ है ये क्वेश्चन? सर 9th क्वेश्चन है. मैं देख लेता यस. हूँ. अच्छा अच्छा, वो कंपेयर करवाया होगा उसको, उसने शायद कंपेयर करवाया होगा आरएमएस से. ये 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. उसके अंदर आरएमएस वेलोसिटी आप निकालते हो 3 kBT/m से. ये 11th के अंदर एक चैप्टर था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 3 kBT. ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं, आरएमएस. इसमें जो केबी होता है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है.
इसकी वैल्यू इसने दी हुई है शायद क्वेश्चन नंबर 9 में दी हुई है बोल्ट्जमैन Yes. कांस्टेंट। और टी है टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेना है आपको। 27 डिग्री दिया है ना इसने, उसमें आप 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन बनेगा। मास आपके पास है, तो उसने सिर्फ कंपैरिजन पूछा आपसे बाद में। वो कह रहा है कि कौन सी लार्जर है, तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो अपने फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से वी आर एम एस निकाल लो, और चेक कर लो कौन सी लार्जेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट। कर लोगे क्या ये? Yes, sir. और कोई डाउट किसी का? नहीं है? ओके, मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट, इससे पीछे एक पेज है 3.13। क्या ये वाली एक्सरसाइज कर ली थी हमने 3.13 वाली? नहीं की। इसमें केबी क्या होगा सर? क्या कह रहे हो? केबी। केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा, दिया हुआ है ओके। ये आपको, उसकी वैल्यू दी हुई है, कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, आज का होमवर्क तो मैंने पहले ही बता दिया, एक्सरसाइज 3.13 करनी है। उसमें क्या कुछ यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 3.13, इसके अंदर बेसिक से क्वेश्चंस होंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ बाय एरिया, ये जो रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है इसके ऊपर इसके इसके अंदर क्वेश्चंस है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.13। फर्स्ट क्वेश्चन ही सुनो आप। काफी क्वेश्चन है, कुछ मैं करवा देता हूँ, कुछ आज आप कर लेना। 19 क्वेश्चन है इसमें, तो एक कुछ 8-9 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आपने एक एक्सरसाइज दी थी पेज नंबर 3.3 पे। 3.3 पे? यस। सर उसके 2 क्वेश्चन डाउट हैं। चलो पहले डाउट ले लो 3.3 के। क्वेश्चन नंबर बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। ओके, 3.3 पे पहले ये ले लो, पिछला काम पूरा कर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कितनी दी है उसने? 4.0 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 4.0 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट, आपको करंट निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अब करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, एवरेज करंट निकलेगा। चार्ज अपॉन टाइम पीरियड ले लो। टाइम पीरियड होता है एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा एक चक्कर पूरा करने में, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस बाय स्पीड। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे बेटा? सरकमफ्रेंस बाय स्पीड 10 सेंटीमीटर बाय स्पीड। स्पीड कितनी है? 4 × 10⁶। इतना टाइम लगा, तो करंट क्या होगा? चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। और टाइम मैंने यहाँ से निकाल लिया 2 पाई। इन पावर को सॉल्व कर लो, 10⁵ 10⁻⁻7 बनेगा इंटू 4। देख लो यहाँ से आंसर आ जाए।
किसका डाउट था ये क्वेश्चन नंबर 5? सर मेरा। नाम बोलो बेटा। सर गीतिका। गीतिका समझ में आ गया बेटा? आप यस सर। ये सॉल्व करोगे गीतिका, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर आपने 6 पूछा है इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 यस सर। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। नहीं 6 ही करवाया मैंने शायद। सर मैंने 5th और 6th का था। हाँ 6 मैंने करवा दिया। 5th देखो, ओके सर। 5th कह रहा है हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स अबाउट 0.6 into 10 raised to power 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये होती है फ्रीक्वेंसी। रेवोल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमेशा 1/टाइम पीरियड होती है। यहाँ से टाइम निकाल दें। फिर वो ये कह रहा है डिटरमाइन द एवरेज करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो निकाल लेंगे बेटा करंट। टाइम पीरियड आपके पास है, करंट आपके पास क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। 1/टाइम को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। चार्ज अपने पास इलेक्ट्रॉन का पता ही है, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये आपके पास कितना बन गया? 0.96 और 10⁻³ कर लेंगे इसको। यस सर। शाबाश। ओके, आज का जो मैं करवा रहा था उस पे आ जाओ। मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज 3.13 पर 19 क्वेश्चंस है। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन 1 को मार्क किया था। स्टेटमेंट सुनो, काफी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो बेसिक सा फॉर्मूला यूज है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट। आपको वोल्टेज दे दी 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कलर्ड कोडेड रजिस्टर, जिसमें कलर दिए हुए हैं। एक रजिस्टर के ऊपर 3 कलर दिए हैं। तो पहला कलर है ब्लू, दूसरा कलर है ब्लैक, तीसरा कलर है येलो। व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर? देखिए ये क्वेश्चन आ गया कलर कोडिंग का। कलर कोडिंग आपको सीखनी पड़ेगी पहले। कलर कोडिंग से आप इसका रेजिस्टेंस बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, दैट इज कॉल्ड कलर कोडिंग। आप हेडिंग बनाओ, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग होती क्या है और उसका उससे हमें क्या पता चलेगा? देखिए कोई भी रजिस्टर जब आप मार्केट से लेके आओगे रजिस्टर, उसके ऊपर 3 कलर होते हैं, ऐसे रिंग बने होते हैं 3 डिफरेंट कलर। अब वो कलर से ना आपने इसका रेजिस्टेंस बनाना सीखना है। उसके लिए आप एक सेंटेंस याद रखो सभी बच्चे। बी रॉय, मान लो जैसे किसी का नाम हो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। मतलब तो कुछ नहीं है, सेंटेंस तो आपको कोडिंग याद करने के लिए बना के दिया है। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन में किसी की वेरी गुड वाइफ। ऐसे आपने सेंटेंस याद करना है। क्या?
बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। पहले तो ये सेंटेंस याद कर लो, उससे आप अपने आप इसके रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कर पाओगे। क्या बोला मैंने? बीबी रॉय, कौन रॉय? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इसका क्या फायदा होगा? अब इसको ऐसे लिखो, एक कॉलम बना लो, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बना लो साथ साथ। ये कलर्स हैं, ये कलर कौन से हैं, इनके नाम नोट करो। पहला बी यहाँ पर ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर, ये फर्स्ट बी, और दूसरे 3 बी हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है। दूसरा बी ब्राउन कलर के लिए R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, कुछ तो नाम उसके फर्स्ट लेटर से पता चलेंगे। G4, यहाँ भी 2 G हैं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रखना, ग्रीन आएगा पहले। ये तीसरा बी आ रहा है ब्लू, फिर वायलेट, ग्रे, लास्ट वाइट। तो ये आप बनाते जाओ मेरे साथ। प्रैक्टिकली भी जब आप रेजिस्टेंस खरीदोगे ना मार्केट से, कभी मान लो, तो उसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस नहीं लिखी होती, कलर्स होते हैं, और उस कलर से आपने चेक करना होता है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का रेजिस्टेंस। अब इसकी नंबरिंग कर रहा हूं मैं। ये तो कलर हो गया ना, ये तो सिंबल थे, ये कलर हो, ये लेटर हो गए। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 0 से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगले कॉलम में ना आपने इन्हीं नंबर को मल्टीपल में लिखना है, 10 की पावर में। इन्हीं नंबर को जो आपके सामने आए, जैसे 10 की 0, 10 की 1, 10 की 3, 10 की 4। नीट में तो क्वेश्चन ही आ जाता है कलर कोडिंग। 10 की 9। क्या ये याद रहेगा टेबल आपको? बीबी रॉय Yes, sir. ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड वाइफ, ये सेंटेंस तो आपको याद करवाने के लिए बनाया गया है, ताकि, और ये 3 बी का ध्यान रखना, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ऐसे पहले ब्लैक आएगा, फिर ब्राउन, फिर ब्लू, और 2 जी हैं, ग्रीन और ग्रे। ये आगे पीछे कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। अब देखो, इसको देखकर कैसे आप रेजिस्टेंस बताते हो। मान लो ये जो 3 कलर मैंने बनाए हैं, लेट की पहला कलर है ब्लू, दूसरा कलर है ग्रीन, कुछ भी हो सकते हैं कलर ही, 2 कलर सेम भी हो सकते हैं, 3 कलर सेम भी हो सकते हैं, तीसरा कलर है रेड। तो मुझे इसका रेजिस्टेंस बताना है। पहले 2 कलर के तो आप ये नंबर लोगे, देखो नंबर क्या आ रहा है, ब्लू का नंबर क्या आ रहा है, ब्लू का नंबर आ रहा है 6, मैंने यहाँ लिख दिया 6। ग्रीन का नंबर कितना आ रहा है 5, तो ये 65 बन गया। इसको 6 इंटू 5 नहीं करना, ये 65 हो। जो तीसरा कलर होगा ना, उसका आप मल्टीपल लोगे 10 की पावर में। रेड, रेड में 10 की पावर बनती है 2। ये मेरा आंसर आ गया, इतना ओम
रेजिस्टेंस होगा ऊपर वाले 3 कलर वाले रेजिस्टर। कोई भी रेजिस्टर में 3 कलर होंगे ऐसे, और एक कलर ना बहुत दूर होगा, फोर्थ कलर वो बहुत दूर हो। वो क्या बताएगा मैं अभी बताता हूँ आपको बाद में, लेकिन एक बार आप पहले रेजिस्टेंस निकालना सीखो। पहले 3 कलर आपको रेजिस्टेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? रेजिस्टेंस। और चौथा कलर आपको बताएगा टॉलरेंस। चौथा कलर आपको क्या बताएगा? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कितने परसेंट इसके अंदर रेजिस्टेंस की वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टर बनता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अलग अलग टेम्परेचर पे कम ज्यादा हो सकता है। तो इसके साथ प्लस माइनस में हम टॉलरेंस की परसेंटेज लिखेंगे। और टॉलरेंस की परसेंटेज के 3 ही कलर हैं, या तो गोल्ड कलर होगा या वो सिल्वर होगा। चौथा कलर बस या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या कोई कलर नहीं होगा, खाली होगा वो जगह। अगर गोल्ड है तो आपने लेना है ±5%। अगर सिल्वर है तो आपने लेना है ±10%। अगर कोई भी कलर नहीं है तो उसका आंसर रहेगा ±20%। अब टॉलरेंस का मतलब समझ लो। मान लो ये वाला गोल्ड है तो मैं पूरा आंसर लिखूंगा 65 इंटू 10⁻², ±5%। मतलब ये तो रेजिस्टेंस है, इसका 5% कम या ज्यादा हो सकता है जब आप इसको सर्किट में यूज करोगे। ये मतलब है 4 कलर का। पहले 3 कलर बताएंगे बेटा रेजिस्टेंस, और फोर्थ कलर हमें बताएगा टॉलरेंस। कितने परसेंट हम इसको ज्यादा मतलब ये हो सकता है या कितने परसेंट कम हो सकता है, वो हमें फोर्थ कलर बताएगा। तो न्यूमेरिकली हमें फोर्थ कलर का यूज नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाए 4 कलर है तो आपको लिखना है रेजिस्टेंस, तो आप ऐसे लिखना इतना ओम। न्यूमेरिकली आपको 3 कलर से रेजिस्टेंस निकालनी है और उसको आपने यूज करना है अपने न्यूमेरिकल के अंदर। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? इजी था, कुछ नहीं था इसमें। इज इट क्लियर? चलो आप एक कलर कोडिंग करके दिखाओ मुझे। मान लो ये आपके पास एक रजिस्टर है और जिसके ऊपर जो कलर बने हुए हैं, फर्स्ट कलर आपके पास है येलो, सेकंड कलर आपको दे दिया वायलेट, थर्ड कलर आपको मैंने दे दिया रेड, और फोर्थ कलर आपको मैंने दे दिया सिल्वर। तो आप बताओ इसके रेजिस्टेंस और टॉलरेंस क्या होंगे? व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस? शाबाश। 47 इंटू 10⁻7 हम्म, और टॉलरेंस 10%, ±10%। वेरी गुड। पहला येलो है ना, येलो का 4 आ गया। सर 10⁻2 आई। सर 10⁻2 होएगा। हाँ हाँ, यस। वायलेट का 7 आ गया, और रेड में 10⁻2 आएगी, और ±10%। तो कहीं ना कहीं आपका 4700 ओम तो रेजिस्टेंस है, और उसका 10% ऊपर नीचे हो सकता है जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज करो। दिस इज द रेजिस्टेंस। किसी को डाउट है क्या इसमें? एनीबडी? नो सर। नहीं है। अब मैं लेता हूँ वो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा था, क्योंकि उस फर्स्ट क्वेश्चन को करवाने के लिए मुझे कलर कोडिंग पे आना पड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, देखो अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। उसने कहा वोल्टेज है 30 वोल्ट, 3 कलर दिए हैं बी बी वाई। बी बी वाई कौन से थे? बी, पहला बी था ब्लू, दूसरा ब्लैक, ये तो ब्लू था, ये ब्लैक था, और ये वाई येलो। आप ही बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा?
ब्लैक पहले ब्लू लेना, ब्लू 6 नंबर पे आता है शायद। सर 60 इंटू 10 की 7। 60 इंटू 10 की 7 ओम। येलो कितने नंबर पे आ रहा है? सर 7 10 पे। रेज़ टू 4। सर यस 10 सर 10 रेज़ की टू पावर 4, 4 आएगा। 10 की 4। 4 आएगा फिर। अब उसने करंट पूछ लिया, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। बस अपने को कलर कोडिंग सीखनी थी इस एक्सरसाइज के लिए, वो मैंने आपको सिखा। उसके बाद करंट निकालना है। वोल्टेज आपके पास है 30, 60 इंटू 10 की पावर 4, 0.5, 10 रेज टू पावर -4 एम्पियर। 10 रेज टू पावर -4 एम्पियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर बीच बीच में से उठाता हूँ, बाकी जो छोड़ रहा हूँ वो आपने आज करने हैं और शीट मुझे भेजनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, करना भी आप लोग ही, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। अ मेटल वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? कंडक्टिविटी। यस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को बोल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दे दिया 64 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ओम, ओम मीटर। लेंथ आपको दे दी वायर की 1.98 मीटर। रेजिस्टेंस भी आपको दे दिया 7 ओम। रेडियस पूछ लिया, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने क्या फॉर्मूला लगा देना है? आपने लगा देना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ अपॉन एरिया। पहले एरिया निकाल लो। एरिया कितना होगा? रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मुझसे पूछा गया रेडियस, पाई आर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी लेंथ आर, स्मॉल आर कैसे निकलेगा? रेजिस्टिविटी लेंथ पाई आर का स्क्वायर रूट। आंसर तो आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे। यहां से अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, हो जाएगा बेटा ये। यस, हो जाएगा। चलो एक स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, आप लोग आंसर निकालना, बुक से मत देख के बोलना आंसर, कि मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ मैं बुक से। सर एक बार वो क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये वाला 4th, यस सर, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसमें तो कुछ नहीं था बेटा। इसने ना रेजिस्टिविटी दे दी, लेंथ दे दिया, आर दे दिया, रेडियस पूछ लिया। हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। पहले एरिया निकाल लो। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके सर, हो जाएगा। आर निकाल। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, खुद करना, मैं इसकी स्टेटमेंट बताऊं। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is uniformly stretched until its new length becomes 4 times। इसकी नई लेंथ पुरानी लेंथ का 4 टाइम हो जाए। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। पहले लेक्चर में बता दिया था मैंने, 4 गुना होगी लेंथ। अगर लेंथ 4 गुना होगी तो अर्पित क्या लिख दिया ये? सर 4 4 का स्क्वायर स्क्वायर है। सर 16 आर। 16 आर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर लेंथ n टाइम हो जाती है तो एरिया 1/n हो जाता है, रेजिस्टेंस n स्क्वायर आर हो जाता है। यही बताया था ना। n यहाँ पर कितना है 4, तो बिल्कुल सही 16 आर। आर कितना है 5 ओम, तो 16 इंटू 5, आंसर इज 80 ओम। आंसर इज 80 ओम। ये बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइज है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
16, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग ट्राई करना, मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ। साइज ऑफ ए कार्बन ब्लॉक, एक कार्बन का ब्लॉक है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ब्लॉक 3 डायमेंशनल ब्लॉक होता है। साइज ऑफ ए कार्बन ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। तो आप मान लो ये 50 है बड़े वाली साइज, इधर आप 1 ले लो और इधर भी आप क्या ले लो 1 सेंटीमीटर। गर्व समझ में आ रहा तेरे को? यस सर। गर्व नंदा समझ रहे हो ना इशारा? क्या सेंटेंस था गर्व? गर्व वो सेंटेंस क्या था बीबी रॉय वाला? बी रॉय तो याद है। ग्रेट ब्रिटेन्स बोल वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन्स वेरी गुड वाइफ। अब बोल बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। लाइफ नहीं वाइफ। वाइफ वाइफ। हाँ, साइज ऑफ ए कार्बन ब्लॉक मैंने आपको दे दिया। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट स्क्वायर फेसेस। स्क्वायर फेस तो ये हुआ ना, ये स्क्वायर फेस हो, इनके बीच में रेजिस्टेंस बताना है। मींस यहाँ बैटरी लगाएंगे तो करंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू फेसेस? और क्या गिवन है? रेजिस्टिविटी गिवन है। रेजिस्टिविटी इज 3.5 इंटू 10 raised to power -5 ओम सेंटीमीटर। 3.5 इंटू 10 raised to power -5 ओम सेंटीमीटर। करो सब लोग। और जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं, हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। पहले यूनिट में अप टू कैपेसिटर था, यूनिट चैप्टर नहीं, चैप्टर तो 2 कंप्लीट हो गए। तो इस सैटरडे को आपकी पहली क्लास रहेगी +2 का कंपटीशन। और जो सर 11th का भी तो पूरा नहीं हुआ अभी हाँ तक। हाँ मुझे वही बोल रहा हूँ, पहले सुन। जो 11th का कंपटीशन है वो पैरेलल में चलेगा, वीक में 3 डेज, और ये सैटरडे संडे चलेगा। अब अगले वीक से आप थोड़ा टाइट हो जाएंगे। वेव्स में शुरू करूंगा 11th की, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये करना है, साथ साथ +2 का भी हमें स्टार्ट करना है। अगर वो बर्डन लगेगा तो फिर मैं पहले 1 करवा दूंगा 11th वाला, फिर 2 शुरू कर देंगे। वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार स्टार्ट करते हैं इस वीकेंड में। एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया मैंने, लिंक आपके पास पहले ही है, लेकिन उस क्लास का लिंक है वो, उसमें जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं उस पर रजिस्टर कर लेना। तो एरिया क्या लोगे यार, मैंने जिसको डार्क किया है, मुझे निकालना क्या है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टिविटी कितनी होगी 3.5 10 raised to power -5। अब इसके लिए लेंथ क्या होगी 50 सेंटीमीटर। एरिया 1 इंटू 1 था क्या? 1 इंटू 1, लेकिन वो सेंटीमीटर में था तो 10 की -4 ले लेना। यहाँ सर से आप रजिस्टिविटी भी सेंटीमीटर में थी तो उसका कुछ नहीं करना। नहीं, रेजिस्टिविटी सेंटीमीटर में है क्या? उसके मीटर Yes. बनाओ, फिर मीटर बनाओ। सेंटीमीटर है तो इसको 10 की -2 कर दो। पहले ध्यान नहीं दिया, अगर रेजिस्टिविटी पता थी सेंटीमीटर में तो फिर हम सारा सेंटीमीटर में भी रख सकते थे। एनीवेज सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं। उसके अगले पार्ट में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बीच में निकालो। तो फिर जिस रेक्टेंगल का एरिया लेंगे और ये वाली लेंथ लेंगे। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन। एक तो स्क्वायर के बीच में निकालो,
एक रेक्टेंगल के बीच में, जिसके बीच में निकालना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप रेक्टेंगल का ले लेंगे 50 × 1, और लेंथ आप ले लेंगे तीसरी वाली साइड जो बच गई। तो ऐसे ही आपका 17 क्वेश्चन है, ऐसे 18 है, ऐसे 19 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करना है। 17, 18, 19 तक की एक्सरसाइज है जो आपको पूरी करनी है। एक हेडिंग बनाओ सब लोग। इसका नाम आप ये लिखो, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेरिवेशन। अभी तक तो हमने ओम्स लॉ में यही पढ़ा ना कि वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी तक हमने ये वाला फैक्टर पढ़े हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, हमने ये पढ़ा है। लेकिन ये आया कहाँ से? इसके लिए आप एक हेडिंग बनाओ, डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब डेरिवेशन से कैसे डिड्यूस किया। डिडक्शन, ये आज का लास्ट आर्टिकल। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, और ये 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं मोस्टली। ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ एंड हाउ यू डिड्यूस इट। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो let us take a conductor of length L. Let us take a conductor of length L. Let a battery of potential difference V volt is connected across the conductor. ये मैंने एक कंडक्टर लिया, जिसकी लेंथ कितनी ली है हमने, L। इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। Let Vd be the drift velocity of free electrons, जिसका फॉर्मूला आप ड्राइव कर चुके हो, which is given as E सर वीडियो E। स्टेबल होगी। क्या हुआ बेटा, क्या कह रहे हो? अब ठीक है? कुछ कह रहे हो क्या बेटा, बोलो। इसको इक्वेशन 1 कर लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी न्यूमेरिकल में भी यूज किया था हमने, V/L। तो इक्वेशन 1 को और 2 को आपस में यूज करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, drift velocity becomes E V M L tau. Equation number 3।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी। वी नो दैट जो करंट होता है, करंट आई NEA VD होता है। ये भी रिलेशन आप ड्राइव कर चुके हो। इसको थर्ड में पुट करता हूँ, VD की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। ये बनेगा करंट अपॉन NEA इज इक्वल टू E M/L V टाउ। किसी को यहाँ तक पूछना हो बोलो। सर एक बार सर ये इक्वेशन ई वी बाय एल कैसे आया? E इज इक्वल टू V/L बेटा, पीछे जो एक चैप्टर था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैट में, वहाँ हमने Yes. ड्राइव किया, वहाँ हमने ड्राइव किया। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बाय लेंथ होता है, इसलिए आया dV/dr से। तो ये आपके पास E की वैल्यू मैंने पुट कर दी, V/L, VD की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से R निकालना है रेजिस्टेंस, तो आप क्या करो, V को एक तरफ कर लो, बाकी सारा एक तरफ ले जाओ। V इज इक्वल टू I ML, आप खुद करके देखो, आपके पास है सारा कुछ। ML नीचे आएगा NE² A और टाउ, देखना कुछ मिस्टेक ना हो। B इज इक्वल टू I ML तो ऊपर जाएगा, E नीचे आएगा तो E² बन जाएगा। 2 E है ना यहाँ देखो, ये वाला E भी है, ये वाला E। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, इक्वेशन नंबर 6। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस V/I इक्वल टू R। ये मेरे पास क्या आ गया, ML NE² A टाउ। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, MNE² टाउ L/A। ये मेरा रेजिस्टेंस बन। तो ये साफ साफ बता रहा है आपको कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये जो चीज आपके पास बनी है ये कांस्टेंट है। देखो इसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, चार्ज एंड टाइम ऑफ फ्लक्सेशन। तो इसको मैं रेजिस्टिविटी लिख सकता हूँ, ये रेजिस्टिविटी के इक्वल हो गया L/A, वेयर रेजिस्टिविटी इज, अगर आपसे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछ लें तो वो आपके पास ये है, दिस इज योर रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस आपने प्रूव कर दिया लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस में आपने प्रूव कर दिया एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने इसको डायरेक्ट याद किया L/A। इसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा, इसको हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बोल रहे हैं। एक्चुअली में हम ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिड्यूस कर रहे हैं। तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area। और जो बाकी बचा उसको हमने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। तो अब रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, देखो यहीं से पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी M पे तो डिपेंड नहीं करेगी, E पे नहीं करेगी, एक तो N पे करेगी। N होता है नंबर डेंसिटी, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द मटेरियल। नंबर डेंसिटी तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। कॉपर के लिए अलग होगी,
एल्युमिनियम के लिए अलग। तो यहीं से पता चल रहा है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। नंबर 2, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पे। और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन जल्दी जल्दी से होंगे, कोलिजन जल्दी जल्दी से होंगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर, वन इज नेचर ऑफ द मटेरियल, सेकंड इज टेम्परेचर। एक्चुअल में रेजिस्टिविटी तो नंबर डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है या टाउ पे डिपेंड कर रही है। नंबर डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे। और टाउ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो आप ये भी कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर, resistivity only depends upon nature and your temperature. Resistivity only depends on nature and temperature. तो क्या ये डिडक्शन समझ में आ गई सब बच्चों को? सर थोड़ा जूम आउट कर दो। अब देखो सर पूरा पेज दिखा दो एक बार। पूरा पेज देख, पूरा पेज देख। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? देख लो, पूरा पेज देख लो, पूरी रिकॉर्डिंग भी देख लेना। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। इस सैटरडे को थ्योरी क्लास नहीं रहेगी, सैटरडे को सिर्फ कंपटीशन क्लास होगी। डबलिंग नहीं करेंगे कंपटीशन की, थ्योरी और कंपटीशन, तो वो हेक्टिक हो जाएगा। थ्योरी वाले बच्चों को होमवर्क ज़्यादा मिलेगा ताकि वो 2 दिन में बैठ के उसको कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज ऑल फॉर दैट। थैंक्स। ओके जी, सर रिकॉर्डिंग सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ कर दूंगा मैं एप्लीकेशन में करूंगा रिकॉर्डिंग सेंड। अब सुन लो ध्यान से, बहुत बार बोल दिया, सिर्फ 35 स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन पे आए हैं। सर नॉर्मल बैच का कोड अलग है? नॉर्मल बैच का तो कोड अलग है बेटा। नॉर्मल बैच में तो हो आप या नहीं हो? सर नहीं सर, मैंने कंपटीशन में किया है सिर्फ। तो नॉर्मल कोड मैंने पहले भेजा हुआ है, दोबारा भेज दूंगा, कोई बात। नॉर्मल सर कोड एक बार या आप दोनों कोड ही दोबारा सेंड कर देना। मैं दोनों कोड ही दोबारा सेंड कर दूंगा। आप सब लोग एप्लीकेशन पे जाओ, उसी में ही अब आपको मल्टीपल चॉइस की शीट्स मिलेंगी, कंपटीशन की असाइनमेंट मिलेगी, नोटिफिकेशन भी अब वहीं से आएगा क्लासेस के बारे में, और वहीं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारी आज के बाद। तो मैं दोनों कोड दोबारा से सेंड कर देता हूँ। ओके जी, थैंक यू।